विज्ञान प्रश्न पत्र से संबंधित है। जो 2024 में अपनी परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। तो ये देखिए आपका यहाँ पर निर्देश दिया गया है। ये आपका समय है 3.25 घंटे और प्रश्न पत्र आपके 70 नंबर के इधर दिखाए गए हैं, कोने में 70 नंबर पूर्णांक होगा। क्वेश्चन आपको 2 खंडों में दिया जाएगा, खंड आ और खंड बा में। खंड आ में आपके जो क्वेश्चन होंगे वो विकल्पीय क्वेश्चन होगा और 20 नंबर का होगा, और खंड बा से आपको लिखने के आएंगे। तो चलते हैं, आपको ले चलते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन है खंड आ से, ये देखिए। तो यहाँ से आपको चालू करते हैं। ये है आपके खंड आ का पहला क्वेश्चन। देखिए ये पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को दर्पण के निकट रखने पर सीधा प्रतिबिंब बने तथा दूर रखने पर वास्तविक प्रतिबिंब बने तो दर्पण कैसा होगा। तो दर्पण आपका कैसा होगा, दर्पण उत्तल और समतल होगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है। तो स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ठीक है, कैसा, काला दिखाई देता है। ये ऑप्शन आपका फर्स्ट सही है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। तो एम्पियर सेकंड जो है वो आपका आवेश का मात्रक है। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या है, एम्पियर सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक माइक्रो ओम का मान कितना होता है। एक माइक्रो ओम का मान कितना होता है। तो एक माइक्रो ओम का मान होता है आपका जी 10⁻⁶ ओम। 220 वोल्ट 100 वाट के विद्युत बल्ब के तन का प्रतिरोध कितना होगा। वो होगा कितना आपका 600 और 484 ओम का। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। ठीक है, अगला देखें, उपखंड खा आ गया। क्वेश्चन है ये आपका Fe2O3+3Al gives out Al2O3+2Fe। ये किस प्रकार की क्रिया को प्रदर्शित करता है। वियोजन, संयोजन, विस्थापन या उभयघटन। तो क्या है ये आपका विस्थापन क्रिया है। क्या है, विस्थापन क्रिया है। जंग का रासायनिक सूत्र जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जंग का रासायनिक सूत्र है ये Fe2O3EX2। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है। एसिटिल एसिड का, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है। तो एसिटिक एसिड यानी ओइक एसिड होगा। तो ये सूत्र है आपका
एसिटिक एसिड का सूत्र होता है COOH। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या है? तो लेड नाइट्रेट का सूत्र है PbNO3 का होल ट्वाइस। एक विलेन के हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1×10⁻12 मोल प्रति लीटर है, तो इस विलेन का pH मान कितना होगा, ये आपको बताने हैं। तो ये है आपका 2, pH मान कितना होगा? 2 होगा। अमलगम क्या होते हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि अमलगम क्या है? तो अमलगम है आपका एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन एक केवल जंतुओं में पाया जाता है? तो जो जंतुओं में पाया जाता है वह क्या है? वो केवल नर्वस सिस्टम है। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है? तो वो प्रोटीन है आपकी हीमोग्लोबिन। मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे के जीनोटाइप कितने हैं? वो है आपके ये कैपिटल T। पौधा जिस पर मेंडल ने अपने अनुवांशिकता संबंधी प्रयोग किया था वो क्या था? वो है मटर, पैसम सटाइवम यानी मीठी मटर। कौन सा एक जल में विलीय है? तो इसमें जो विलीय है वह है विटामिन C। विटामिन C, देखिए विटामिन E और B के ये वसा में घुलनशील विटामिन है और C आपकी जल में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या नहीं है इसमें? तो ये है वृद्धि, भौतिक वृद्धि के लिए उपापचय नियंत्रण। और अगला है डीएनए के रंजुक, डीएनए के रंजुक जुड़े होते हैं किसके द्वारा? जो डीएनए के रंजुक होते हैं वो जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बंध द्वारा। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका एक ऑब्जेक्टिव हो गया। अब देखिए एक ऑब्जेक्टिव और दिया गया है, ये वाला देखिए। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर? तो ये बनता है ध्रुव व फोकस के बीच में। ठीक है, ये सही है आपका। अगला देखिए, किसी निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी जो न्यूनतम है वो आपको कितनी होनी चाहिए? तो अगला आपका तो ये 25 सेंटीमीटर। ये देखिए अगर अपना ये, और ये इसका ये आंसर हो गया। आपके घर में टीवी में एक LED इंडिकेटर लगा हुआ है जो 7 पॉइंट के
क्रिया करता है। तो इसमें पूछ रहा है कि तो इसमें शक्ति बे क्या इतनी होगी, तो ये आपकी इतनी होगी। वैद्युत बल रेखाएं चुंबकीय का जो तीव्रता का मात्रक होता है ये टेस्ला होता है। इसमें देखिए क्यूप्रिक सल्फेट के ब्लेंड में जब लोहे का टुकड़ा छोड़ा जाता है तो आयरन हटा करके फेरस सल्फेट बन जाता है। तो ये कौन सी क्रिया हो जाती है, ये आपकी प्रतिस्थापन। अगला क्वेश्चन है क्षार जल में विलेय क्षारक होते हैं जो क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देता है। कैल्शियम कार्बाइड, ये देखिए धावन सोडा, ये अपक्षारीय प्रकृति का होता है। इसमें देखिए कौन सा साधारण ताप जल से क्रिया करता है, सोडियम हो जाता है। ब्यूटेनॉन का क्रियात्मक समूह है, यानी कीटोन का पूछ रहा है, ये आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन निकलती है, तो ऑक्सीजन निकलती है प्रकाश संश्लेषण में। अगला है देखिए गेहूं का कौन सा खाद्य श्रृंखला में सही है, ये हो जाएगा ये सही है। जठर रस स्रावित करने वाली प्रमुख जठर ग्रंथियां कौन सी होती हैं, आमाशय होती है। अनुमस्तिष्क किसका भाग होता है, ये अनुमस्तिष्क जो होता है ये भाग होता है पश्चिम मस्तिष्क का। आवृत्तिबीजी में नर अंग होते हैं क्या, पुमंग होते हैं। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी में हमेशा कैसा होता है, मांसाहारी प्राणी होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन थे। अब आपको सीधे ले चलते हैं लिखने, जो आपका लिखित थ्योरेटिकल है। ये देखिए यदि किसी वस्तु को दर्पण के, ये तो आपका हो ही गया है। देखिए ये आपको 20 नंबर के भरने वाले हैं, इसी में आपको भरा जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखिए आ गया, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसको सही रखने के लिए आपको किस प्रकार लेंस की ज़रूरत होती है और सचित्र वर्णन भी करना होगा। तो ये देखिए आपको इस दोष के निवारण के लिए पहले आपको ये देखना होगा, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, अर्थात नेत्र बिंदु अनंत पर ना होकर के कम दूरी पर हो जाता है। इस दोष के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, कौन कौन से कारण नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है, और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच दूरी बढ़ जाती है, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास भी बढ़ जाता है। ये इस अवस्था को दूर करने के लिए वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके उससे पहले ही बन जाता है तथा नेत्र लेंस के बीच बिंदु P पर बन जाने से अस्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ये आपका किरण आरेख है। ये देखिए निवारण कैसे किया जाता है। इस दोष का निवारण करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अनंत पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें इस लेंस से निकलने वाली नेत्र बिंदु के F से आती हुई प्रतीत हों
तब ये किरणें लेंस द्वारा अपवर्तित होकर रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं और वस्तु का एस्पेक्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है और अवतल लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है। एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस एक वस्तु के प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो वस्तु से लेंस की दूरी क्या होगी। ये देखिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी सदा कैसे होती है, ऋणात्मक होती है। एफ बराबर -15, बी बराबर -10, यू आपको ज्ञात करना है। तो ये आपका सूत्र है, ये बाई वी -1/u इक्वल टू 1/f से सूत्र का मान रख देंगे। ठीक है। और आपका मान निकल आएगा u बराबर है -30 सेंटीमीटर और अवतल लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है। ये आपका किरण आरेख है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ओम का नियम बताइए, इसकी व्याख्या संबंधित परिपथ बनाकर बताइए कि विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ओम का नियम आपको जानना जरूरी है। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहती हैं तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें विद्युत धारा के अनुपाती होता है। यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर बी है और धारा आई है तो बी प्रोपोर्शनल आई इक्वल बराबर होता है बी बराबर आई आर, जहाँ आर क्या है, प्रतिरोध है। व्याख्या देखिए, इस नियम की व्याख्या के लिए वैद्युत चित्र परिपथ में दिखाया गया है। चित्र में एक सेल को प्रतिरोध से जोड़ते हैं, जिसमें बहने वाली धारा को एक मीटर से मापते हैं और धारा नियंत्रक की सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा को नियंत्रित करते हैं। प्रतिरोध के बीच मापने के लिए इसके सिरों के बीच एक वोल्टामीटर लगा देते हैं। कुंजी को बंद करके परिपथ में धारा आई प्रवाहित करते हैं तथा परिपथ में धारा आई का मान अमीटर से तथा विभवांतर का मान वोल्टामीटर बी की सहायता से माप लेते हैं और पी के विभिन्न मानों के लिए आई के बीच ग्राफ खींचते हैं। यह ग्राफ एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है, जो कि ओम के नियम की पुष्टि करता है। देखिए कारक निर्भरता क्या होता है, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो नंबर 1, चालक की लंबाई के अनुपाती होता है, यानी R इक्वल टू एल। आर है आपका रेजिस्टेंस और यल है लेंथ। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल 1/ये। और तीसरा है चालक के ताप के अनुपाती होता है और चौथा है चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ गया, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल किन बातों पर निर्भर करता है। बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। तो ये देखिए, माना एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी है, बी में यह लंबाई का एक चालक स्थित जिसमें आई धारा बह रही है। यह चालक की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण थीटा हो तो चालक पर लगने वाले बल का मान एफ है। तो देखिए इसमें क्या क्या निर्भर करता है। नंबर 1, ये फिगर है, क्षण में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी यह प्रोपोर्शनल आई। दूसरा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुक्रमानुपाती होता है। और तीसरा है चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। और चौथा, चालक की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण थीटा की ज्या के मान के अनुक्रमानुपाती होता है, यह प्रोपोर्शनल साइन थीटा। इससे सिद्ध होता है कि इस पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ गया कि 7 सेंटीमीटर आकार की कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकस प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, और प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति बताइए और किरण आरेख भी बताइए। ये देखिए दिया है, फोकस दूरी आपको एफ बराबर -18 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है इसलिए माइनस में लगेगा। दर्पण से वस्तु की दूरी u 27 सेंटीमीटर और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v आपको ये ज्ञात करना है। तो वस्तु का मान यानी वो बराबर 7 सेंटीमीटर।
तो प्रतिबिंब आई का भी मान आपको ज्ञात करना है। तो सूत्र है 1/b + 1/u = 1/f से ज्ञात करें। तो आप सभी का मान रख देंगे, ठीक है। तो से यहाँ 1/b = 1/27 - 1/18 18 और 27 का लासा निकालेंगे तो 54 आएगा। 27 दूना यानी 2 - 1 बराबर -1 बटा यहाँ पर 54 आया, ठीक है। b बराबर -54, तो m बराबर IO से b बराबर b/u, तो मान रख देंगे I बराबर 7 सेंटीमीटर और ये कितना है आपका 54/7। b का मान कितना है -54 और u का मान कितना है 27, तो 54/27 कर देंगे। 27 से कम 27, 27 दूना 54 -2 आया, तो 1/7 = -2, तो I बराबर कितना होगा 7 से गुणा हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 यानी 14 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर दूर और 14 सेंटीमीटर लंबाई का बनेगा। पर्दे को दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर दूर पर रखना चाहिए। किरण आरेख के लिए आपको किरण आरेख बनाना होगा। अगला देखिए कह रहा है अब आईपीएससी नाम लिखिए। किसका? देखिए पहला क्या है आपका, ये पहला है आपका CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो 3 कार्बन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोप। और यहाँ पर क्लोरो लगा तो 1 2 3, तो आपको लिखना होगा 3 क्लोरो और कितने कार्बन है प्रोप, तो प्रोप इन 1, क्या होगा प्रोप इन 1, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा 3 क्लोरो प्रोपीन 1, 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड लगा है तो इन होगा, तो इसका नाम है 3 क्लोरो प्रोपीन 1, ठीक है। पहले का तो आपका आंसर सही हो गया 3 क्लोरो प्रोपीन 1। समझ में आई बात? चलो दूसरा देखो, अब दूसरा में देखिए बी का क्या होगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 कार्बन है और 3 कार्बन में एक हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा है और एक OH समूह जुड़ा है, तो 1 2 2 हाइड्रॉक्सी, क्या होगा 2 हाइड्रॉक्सी और कितने कार्बन है 3 कार्बन है, तो प्रोप हो जाएगा प्रोपेन, और यहाँ पर OH एसिड लगा है तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। क्या होगा ठीक से लिख लें, इसका नाम है 2 हाइड्रॉक्सी 2, दूसरे का बना रहे हैं 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक, ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तीसरा देखें, तीसरा है आपका ये देखिए इसमें 2 3 4 5 2 3 4 5 2 7 कार्बन है तो हेप्ट हो जाएगा, और 2 3 4 तो ये हो जाएगा आपका 4 एथिल 4 एथिल हेप्टेन,
हेप्ट एन, ठीक है, ये हो जाएगा 4 एथिल हेप्टेन। और चौथा है आपका, इसको नोट कर लीजिएगा। और चौथे देखिए चौथा क्या है, एक कार्बन है और एक पर आपका लगा है ब्रोमो आइडो क्लोरो। तो आप पहले लिखेंगे 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 आइडो 1 आइडो और मेथेन हो जाएगा, ठीक है, 1 आइडो मेथेन। यानी 1 क्लोरो नहीं, पहले आप ब्रोमो लिखें 1 ब्रोमो, या आप ऐसे लिख सकते हैं ब्रोमो क्लोरो आइडो मेथेन, या 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 क्लोरो ओ सॉरी गलत होगा, सब 1 पर ही लगे हैं तो 1 पर लगेगा 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 आइडो मेथेन, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 आइडो और एक कार्बन है इसलिए हो जाएगा मेथेन, ठीक। ये आपका आईपीएसी नाम हो जाएगा। देखिए इसके नाम में आपको तीसरे सी में 1 2 3 प्रोप करके भी बना सकते हैं, लेकिन तब इसमें कार्बन की श्रृंखला कम हो जाएगी। तो आप इसको 1 2 3 ट्राई एथिल प्रोपेन कर सकते हैं, लेकिन तब कार्बन की श्रृंखला इसमें काफ़ी कम हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर निर्माण की क्रियाविधि बताइए, कैसे ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर देखिए, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर आपका ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त प्लांट को ये हेसन क्लेवर प्लांट कहते हैं। वायु में खुला छोड़ देने पर ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन गैस की गंध आती है, क्योंकि वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड इससे क्रिया करके क्लोरीन गैस बनती है और निकलती है, ठीक है। उपयोग देखिए क्या है, इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में कॉटन तथा लिनन के विरंजन में किया जाता है। इसका उपयोग कागज़ उद्योग में कास्ट पल्प के विरंजन में किया जाता है। इसका उपयोग लॉन्ड्री में कपड़ों के विरंजन में किया जाता है। और इसका उपयोग पीने के पानी में जीवाणुओं को मारने के लिए भी या जीवाणु रहित करने में किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए कैसे प्राप्त करेंगे, धावा सोडा से बेकिंग सोडा, क्लोरीन गैस से ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट। तो पहला देखिए धावा सोडा है, सोडियम कार्बोनेट को जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया करता है तो बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा है शुष्क बुझा चूना क्लोरीन से क्रिया कराएंगे ये, तो आपको ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। इसको देखिए कैल्शियम सल्फेट को कार्बन और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है ये, ठीक है। तो पहले सोडियम सल्फाइड बनता है, फिर सोडियम सल्फाइड को कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। और अगला है अमोनिया के संतृप्त जलीय NaCl से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ये सोडियम क्लोराइड है, जल से क्रिया किया
कार्बन डाइऑक्साइड से, तो एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से, तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है या सोडियम बाइकार्बोनेट तन अम्लों से क्रिया करता है। तो ये सभी करके देखिए, ये क्लोरीन गैस निकलती है। कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो क्लोरीन गैस निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सोडियम बाइकार्बोनेट से जब सल्फर कम करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। सोडियम कार्बोनेट HCl से क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जल से क्रिया करेगा तो कार्बोनिक एसिड प्राप्त होगा। ये अगला क्वेश्चन कर रहा भार्जन क्या है, भार्जन पर टिप्पणी लिखना है। ये भार्जन देखिए क्या है। सांद्रित गैस को वायु की उच्च मात्रा में उच्च गर्म किया जाता है। यह प्रक्रिया परावर्तनी भट्ठी में की जाती है। इस भट्ठी में अयस्क सीधे गर्म नहीं होता, गैस के लौ को अयस्क पर केंद्रित किया जाता है। भट्ठी में वायु के लिए छिद्र होते हैं। यहाँ पर कॉपर पायराइट आंशिक रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है तथा सल्फर की काफ़ी मात्रा SO2 के रूप में निकल जाती है। भाजन के बाद आयरन ऑक्साइड तथा सल्फाइड का मिश्रण प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया में अयस्क में उपस्थित सल्फर आर्सेनिक तथा एंटीमनी ऑक्सीकृत होकर के वाष्पीकृत ऑक्साइड के रूप में निकल जाते हैं। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखिए। ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है आपको। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CO2 प्लस H2O गिव्स आउट C6H12O6 O2 प्लस H2O। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले को ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 जल को आप क्रिया कराएंगे तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जल प्राप्त होगा। दूसरा क्वेश्चन है, ये कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है और कॉपर डाइसल्फाइड बनता है। तो इसको इस तरह से करते हैं। ये 2Cu2S प्लस 3O2 गिव्स आउट 2Cu2O प्लस 2SO2। ठीक है, इस तरह से आपको क्रिया कर लेना है। तो ये आपको कॉपी से कलम से कितने मॉलिक्यूल हैं तो आपको अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर करनी होगी। यहाँ पर भी देखिए, ये भी आपको समीकरण संतुलित करने को दिया गया है। ये ग्लूकोज को तो ये ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और O2 और ऊर्जा निकलती है। तो देखिए यहाँ पर C6 है, यहाँ पर C अकेला है। देखिए यहाँ पर 6CO2 है, 6C है, यहाँ पर C अकेला है। तो इसी में आपको परमाणु की संख्या को बराबर करना होगा। तो देखिए यह है आपका 6CO2 और 6H2O होगा। ठीक है, इस तरह से। दूसरा भी है ऐसे, सोडियम को एथेनॉल के साथ में क्रिया करते हैं तो ये सोडियम को एथॉक्साइड बन जाता है। KCN और H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो देखिए KCN से क्रिया कराते हैं तो KCN H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल देते हैं तो आपका K2SO4 बनता है। और चौथा आपका HCl से क्रिया कराते हैं तो आपका Al3 बनता है। तो आपका इस तरह से क्रिया कराते हैं तो बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सी तथा अनाक्सी शोषण में 2 अंतर लिखिए। ठीक है, आपको ऑक्सी तथा अनाक्सी शोषण में 2 अंतर बताना है। तो ये देखिए अंतर आपको आगे, ऑक्सी शोषण अनाक्सी शोषण। ऑक्सी शोषण या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सी शोषण में देखिए क्रियाधार ग्लूकोज C6H12O6 पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ऑक्सीकृत हो जाता है और अनाक्सी में ग्लूकोज अपूर्णतः एथेनॉल या लैक्टिक एसिड के एसिड तथा CO2 में ऑक्सीकृत होता है। ठीक है, 2 ही है, आपको 4 बता दिया गया है। अगला है धमनी और शिरा में अंतर। धमनी और शिरा में भी आपको अंतर लिखने को आएगा। तो इसकी भित्ति मोटी होती है और इसकी पतली होती है या प्रत्यास्थ होती है, प्रत्यास्थ होती है।
धमनी की गुहिका संकीर्ण होती है और शिरा की विस्तृत होती है, मोटी होती है। ठीक है। अगर अगला है लसिका और रुधिर में यानी रक्त में अंतर बताइए। तो रुधिर सामान्यतः तरल संयोजी ऊतक है, ये देखिए आपका रुधिर सामान्यतः तरल संयोजी ऊतक है और लसिका छना हुआ है। ये गहरे लाल रंग का तरल ऊतक है, ये रंगहीन तरल ऊतक है। आरबीसी उपस्थित होती है, इसमें आरबीसी अनुपस्थित होती है। डब्ल्यूबीसी जो उपस्थित होती है, इसमें डब्ल्यूबीसी अधिक मात्रा में पाई जाती है। प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, प्रोटीन की मात्रा इसमें कम पाई जाती है। न्यूट्रोफिल की संख्या अधिक होती है, इसमें लिम्फोसाइट्स की संख्या अधिक होती है। रुधिर में ऑक्सीजन तथा अन्य पोषक पदार्थ अधिक होते हैं, लसिका में ऑक्सीजन तथा अन्य पोषक पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जित पदार्थों की मात्रा सामान्य है, लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड व उत्सर्जित पदार्थ की मात्रा अधिक है ना, उत्सर्जित पदार्थ अधिक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कायिक जनन क्या है, बताइए, टिप्पणी लिखिए। पौधे के देखिए कायिक जनन में होता है पौधे के किसी भी अंग जैसे पत्ते, तना, जड़ का उपयोग करके नए पौधे का तैयार करना यानी तैयार करने की विधि कायिक जनन कहलाती है। इस विधि का प्रयोग उच्च वर्गीय पौधे तथा उद्यान में लगाने वाले तथा फल देने वाले पौधों में किया जाता है। कह रहा है हृदय के कार्य बताओ। कह रहा है हृदय के क्या कार्य होते हैं। तो देखिए हृदय के कार्य, हृदय ऑक्सीजन युक्त रक्त का संपूर्ण शरीर में वितरण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शुद्धिकरण के लिए फेफड़े में पहुंचाता है। रसायन संश्लेषण क्या है, किन्हीं 3 जीवाणुओं के नाम आपको बताने हैं। ठीक है, अगर ये आप क्वेश्चन देंगे तो आपको 4 नंबर दिया जाएगा। तो आप पढ़े रखिए रसायन संश्लेषण किसे कहते हैं, यही जानना जरूरी है। यह जीवाणुओं तथा अन्य जीवधारियों में पाया जाता है। इनमें अकार्बनिक रसायन अपक्रिया से प्राप्त ऊर्जा का भोजन निर्माण में प्रयोग किया जाता है। सभी रसायन संश्लेषी जीवधारी रासायनिक अपक्रियाओं से प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग शर्करा के निर्माण में करते हैं, लेकिन विभिन्न जीवधारी विभिन्न मार्गों का अनुसरण करते हैं। रसायन संश्लेषण गहरे समुद्रों में जलतापीय उद्गम तथा मेथेन रिसाव स्थलों पर पाया जाता है, जहाँ सूर्य का प्रकाश अनुपस्थित होता है। रसायन संश्लेषी जीवाणुओं के उदाहरण कौन कौन से हैं। नाइट्रोसोमोनास, बैगनी सल्फर बैक्टीरिया और नाइट्रोबैक्टर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पादप हार्मोन्स क्या होते हैं, प्रमुख 4 पादप हार्मोन्स के नाम बताइए। तो पादप हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन जो पौधों के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए आवश्यक होते हैं, पादप हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स कहलाते हैं। ये निम्नोक्त होते हैं, पहला ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड तथा एथिलीन। तो ऑक्सिन क्या होते हैं, ये कोशिका दीर्घन तथा कोशिका भिन्न को प्रेरित करते हैं। ऑक्सिन फलों की वृद्धि में भी फलों को भी प्रेरित करते हैं। ऑक्सिन प्रकाश तथा गुरुत्व के प्रति पौधों की अनुक्रिया को नियंत्रित करता है। ऑक्सिन का निर्माण तने तथा जड़ों के शीर्ष पर होता है। संश्लेषित ऑक्सिन का प्रयोग कृषि तथा बागवानी में किया जाता है। जिबरेलिन देखिए, ये ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका दीर्घन तथा कोशिका विभेदन प्रेरित करता है। ये तनों में वृद्धि को भी प्रेरित करते हैं। जिबरेलिन बीजों तथा कलियों की सुप्तावस्था तोड़ने में सहायक है। जिबरेलिन मुख्यतः परोह विस्तार में भाग लेते हैं। साइटोकाइनिन ये पौधों में कोशिका विभाजन प्रेरित करता है। ये बीजों तथा फलों की सुप्तावस्था तोड़ने में सहायता करता है। ये पत्तियों की जरावस्था को विलंबित करते हैं। साइटोकाइनिन स्टोमेटा तथा स्टोमेटा खोलना प्रेरित करता है। एब्सिसिक एसिड क्या है, यह बीजों
तथा पत्तियों की सुप्तावस्था को प्रेरित करता है, अतः वृद्धि अवरोधित करता है, या स्टोमेटा बंद होने को प्रेरित करता है, अतः पत्तियों के मुरझाने को भी प्रभावित करता है। एथिलीन क्या है? ये फलों की वृद्धि तथा पकना प्रेरित करता है। ये बीजों तथा फलों की प्रसुप्तावस्था को तोड़ने में भी सहायता करता है। ये पत्तियां फूलों तथा फलों में पृथक परत निर्माण को प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन से संबंधित है। परिवार नियोजन को परिभाषित कीजिए। नियोजित परिवार के लिए 2 अस्थायी विधियों का उल्लेख है। परिवार नियोजन परिवार कल्याण का मुख्य उद्देश्य जन्म दर को कम करना। जब परिवार में सीमित 2 या 3 बच्चे होंगे तब कल्याणकारी योजनाओं को भली प्रकार बनाया जा सकता है। परिवार में बच्चों को पेट भर अच्छा भोजन, तन ढकने के वस्त्र, उचित शिक्षा एवं उनके स्वास्थ्य की देखभाल आसानी से की जा सकती है। इससे परिवार का कल्याण होगा। परिवार सीमित रहने के विभिन्न उपाय हैं। ये 2 प्रकार के हैं। पहला है अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी क्या है? आत्म संयम, ठीक है, पुरुष का स्त्री के साथ केवल सुरक्षित काल में ही लैंगिक संपर्क करना, शेष दिनों में आत्म संयम। अगला है लूप। अस्पतालों में परिवार कल्याण विभाग द्वारा स्त्रियों को लूप लगवाने की व्यवस्था है। इसके लगवाने के बाद गर्भधारण नहीं हो सकता, ठीक है, और सब ये आपके लिए है। अस्थाई में देखिए पुरुष ऑपरेशन है और महिला ऑपरेशन है, यानी वैक्साटॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। ये 2 आपके मतलब अस्थायी रूप से परिवार नियोजन के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मेंडल के वंशागत के नियम बताइए। तो मेंडल के वंशागत का नियम मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम मेंडल के उद्यान मटर पर किए गए संकर प्रयोगों के आधार पर आनुवंशिकता के 3 नियम प्रतिपादित किए। पहला है प्रभावितता का नियम। इस नियम के अनुसार जब 2 पीढ़ी लक्षणों वाले 2 पौधों का संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतानीय पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता है और दूसरा छिपा रह जाता है। दिखाई देने वाला यह लक्षण प्रभावी होता है और जो दिखाई नहीं देता है वो अप्रभावी लक्षण कहलाता है। ये देखिए समयुग्मजी लाल पुष्प वाले पौधे का समयुग्मी सफ़ेद से संकरण जब कराया जाता है तो देखिए पहली पीढ़ी में क्या हो, ये शुद्ध लाल और शुद्ध सफ़ेद से जब संकरण कराया गया तो यौन पीढ़ी में शंकर लाल शंकर लाल शंकर लाल शंकर लाल ये आपके बने हैं। पृथक्करण का नियम देखिए, युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जीन पृथक हो जाते हैं और युग्मक के प्रत्येक जीन जोड़े का एक जीन ही पहुंचता है, अर्थात युग्मक में प्रत्येक लक्षण के लिए एक जीन ही होता है। इससे युग्मक की शुद्धता का नियम पृथक होता है, ठीक है। ये तीसरा है स्वतंत्र व्यूहन का नियम। अगला ये देखिए स्वच्छ नामक के चित्र की सहायता से मानव पाचन तंत्र का वर्णन। तो मनुष्य का पाचन आहार नाल तथा अनेक पाचक ग्रंथियों से सम्मिलित रूप से होता है। मनुष्य की आहार नाल या मुख से गुदा तक फैली रहती है। 8 से 10 मीटर लंबी होती है। खोखली अत्यधिक कुंडलित नलिकाकार होती है। इसे निम्नलिखित मुख्य भागों में विभेदित किया गया है। मुखग्रासन, गुहिका ग्रास नाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। ये
तो ये मुख ग्रासन है। यह ऊपरी अचल तथा निचले जबड़े के मध्य स्थित होता है। इसका पार्श्व भाग ग्रसनी कहलाता है। ठीक है। ये फिर ग्रासनाल 25 सेंटीमीटर होता है। फिर ये आपका आमाशय होता है ये, और ये आपको चित्र भी बनाने को आएगा। ये चित्र आपको बनाना होगा भैया ये। ठीक है। ये फिर इसको आप लिखते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, वृक्काणु यानी नेफ्रॉन की रचना तथा उसकी कार्यविधि को बताएं। उत्सर्जन की परिभाषा। तो उत्सर्जन तो आप समझते हैं कि शरीर तरल तथा ऊतकों के संगठन को नियमित करने के लिए जंतु शरीर से नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। ये वृक्क नलिका यानी नेफ्रॉन की संरचना आपको देखना है। ये आपका वृक्क है। ठीक है। तो ये है आज आपका वीडियो।